हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं MP यादव। पॉलिटी विषय में क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययनरत थे। देखिए दोस्तों, हमने पॉलिटी में अध्ययन किया था अनुसूचियाँ। पिछला जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर हमने लगभग 2 से ज़्यादा घंटे तक विस्तारपूर्वक चर्चा की, सभी बातों को विस्तारपूर्वक जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे पॉलिटी में अब नेक्स्ट विषय के रूप में हम देखते हैं, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। प्रस्तावना यानी अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में हम अभी देखते हैं दोस्तों। इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना के बारे में हम यहाँ विस्तारपूर्वक बातें करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है, प्रस्तावना संविधान का क्या है? प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो हम यहाँ पहली बात बताते हैं कि संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ किससे है? प्रस्तावना से। संविधान का प्रारंभ किससे माना जाता है दोस्तों? प्रस्तावना से माना जाता है। और इसी प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, संविधान के क्या है? आदर्श हैं। संविधान के आदर्श। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से माना जाता है और संविधान के जो आदर्श हैं वो किस में निहित हैं? प्रस्तावना में। ये जो बात है, ये जो लाइन है, वो पूरी की पूरी इसी प्रकार से अमेरिकी संविधान में है। कहाँ से है दोस्तों? अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें है। ठीक वैसी की वैसी बात हमने ये बात हमने ग्रहण कर ली अपने देश के संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत। तो आप कह सकते हैं हमारे देश में जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अमेरिका। कहाँ से ग्रहण की गई है दोस्तों? अमेरिका। जब हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे तब भी ये बात आई थी कि हमने प्रस्तावना कहाँ से ली है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है, 2-3 नाम देख सकते हैं, भाषा, दर्शन या भावना। ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखेंगे आप। पुनः देख लीजिए, संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से है और प्रस्तावना में संविधान के आदर्श हैं। ये बात लिखी हुई है अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में। यही बात हमने ग्रहण की है कहाँ से? अमेरिका से। तो कह सकते हैं हम प्रस्तावना भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका से। किस संविधान से प्रेरित होकर? और प्रस्तावना की भाषा या दर्शन या भावना, उसके अंदर लिखी हुई समस्त जो बातें हैं जिनमें एक अलग विचार हमारे सामने आते हैं, ये बात हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है दोस्तों। अब प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में क्या है ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में क्या है? एक प्रश्न है, प्रस्तावना में क्या है दोस्तों? तो आप इसके बारे में देख सकते हैं प्रस्तावना में क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं प्रस्तावना में संविधान का सार है। क्या है? प्रस्तावना में संविधान का सार है। संविधान का सार। उसके बाद में संविधान के आदर्श, संविधान के आदर्श और उद्देश्य। ठीक है,
कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, परिभाषित करती है। संपूर्ण संविधान का सार हमारी प्रस्तावना में मिलेगा आपको। हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क यानी दिमाग की कुंजी, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी माना जाता है किसको? प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, उसके पश्चात प्रस्तावना, ये सब आप यहां से हटाएं। प्रस्तावना क्या है ये ध्यान रखें आप, प्रस्तावना क्या है केवल इतना ही ध्यान रखें। तो संविधान का सार, संविधान के आदर्श और उद्देश्य, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, संविधान का प्रतिबिंब, संविधान का प्रतिबिंब, ठीक है। और इसके अलावा एक वाक्य में स्पष्ट, एक वाक्य में स्पष्ट है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना केवल एक वाक्य में स्पष्ट है दोस्तों। हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होकर जब अंतिम लाइन आती है आत्मार्पित करते हैं, तो पूरी की पूरी प्रस्तावना केवल एक वाक्य में स्पष्ट की गई है। तो ये सारी बातें आप किससे संबंधित देखेंगे? प्रस्तावना से संबंधित, यानी प्रस्तावना है क्या? इसमें हमारे भारतीय संविधान का सार है, भारतीय संविधान के आदर्श, उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करती है, स्पष्ट करती है। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी मानी जाती है। प्रस्तावना संविधान का प्रतिबिंब माना जाता है प्रस्तावना, और प्रस्तावना एक वाक्य में स्पष्ट की गई है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों इसके बारे में आता है कि प्रस्तावना का आविर्भाव, प्रस्तावना का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्रस्तावना का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई कब? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई? तीसरी बैठक हुई। और इस तीसरी बैठक में JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तीसरी बैठक में क्या रखा दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में, जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। 389 सदस्यों का कहने का मतलब 389 सदस्य संपूर्ण संविधान सभा के निर्धारित किए गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा, और उसमें सभी सदस्यों का निर्वाचन हुआ, चाहे चुनाव मान लीजिए और मनोनयन मान लीजिए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब सदस्य चुनकर आ गए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, कोई कामकाज नहीं हुआ। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष बनाई गई। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आए दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि अब संविधान सभा गठित हो गई है पूरी तरह से, अब हमें संविधान बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए कि हमें संविधान के ऊपर किन किन बातों का, किन किन विचारों को समाहित करने की आवश्यकता है, किन किन लक्ष्यों को लेकर हम आगे कार्य करने वाले हैं। तो इसको लेकर उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। इसके 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? 8 बिंदु थे दोस्तों। 8 बिंदुओं में कहने का मतलब संपूर्ण बातें थी कि भारत किस प्रकार का गणराज्य बनेगा, भारत में जो संप्रभुता है किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की न्याय, किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की समानता, मानव कल्याण से संबंधित कौन कौन सी बातें,
इसके अलावा देशी रियासतों के से संबंधित जो बातें हैं वो किस प्रकार से हम निर्धारित करने जा रहे हैं, अन्य देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार से रखने हैं, ये सभी बातें इन 8 बिंदुओं में निर्धारित की गई थी दोस्तों। जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की तीसरी बैठक में रखा गया उस दिन ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ दोस्तों, पारित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या किया गया? विरोध। क्या किया गया? विरोध किया। और करने वाले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर और एक सदस्य और थे हिंदू महासभा के सदस्य M.R. जयकर। M.R. जयकर, इन दोनों ने क्या किया? विरोध किया। किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का। इस दिन ये पारित नहीं हुआ। पारित नहीं होने का कारण ये था कि 2 सदस्यों ने इसका क्या किया? विरोध किया, डॉक्टर अंबेडकर साहब और हिंदू महासभा के सदस्य M.R. जयकर साहब ने। क्यों किया? इसलिए किया, इन्होंने कहा, स्पष्टीकरण दिया कि संविधान सभा की तीसरी बैठक चल रही है और इसमें हमारे जो संपूर्ण संविधान सभा के जो सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य, वो शामिल नहीं हैं। अगर उनकी अनुपस्थिति में अगर उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मुस्लिम लीग के सदस्य कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। उनके लिए संविधान सभा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये कहना था इन 2 सदस्यों का। इस कारण से उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होगा दोस्तों? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ कब हुआ? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की बैठक 22 जनवरी 1947 को हुई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, जो JL नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि हमें अब उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना चाहिए, क्योंकि जब तक उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तब तक संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बाधित रहेगी। तो सभी सदस्यों ने एक स्वर में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्तों? पारित कर दिया, सर्वमान्य रूप से। ठीक है, सर्वमान्य रूप से पारित हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, इसके आधार पर B.N. राव ने संविधान की प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया। अंतिम प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। जो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही जो बेनेगल नरसिम्हन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का अंतिम प्रस्ताव तैयार कर लिया। कहने का मतलब, अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार करने, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करने की दिशा में कदम उठाने के प्रयास किए जाने लगे। उसके बाद में आगे जाकर दोस्तों 17 अक्टूबर, कब की बात है? 17 अक्टूबर 1949, ये तिथि आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसको प्रस्तावना को स्वीकृति दी गई। प्रस्तावना को क्या दी गई दोस्तों? मान्यता कह सकते हैं या स्वीकृति कह सकते हैं। संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकृति या कब मान्यता दी गई? तो 17 अक्टूबर 1949 को। और आपको पता है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना क्या हो गई? पारित हो गई।
ठीक है, कहने का मतलब प्रस्तावना पूरी तरह से क्या कर दी गई, पारित कर दी गई। जब हम प्रस्तावना को आगे देखेंगे तो ये बात स्पष्ट रूप से तिथि लिखी हुई आएगी कहाँ पर, प्रस्तावना में। तो ये संपूर्ण बातें हमने प्रस्तावना से संबंधित जो बात है उसके ऊपर किस प्रकार से हमने, देखो शुरू में इसका नाम आया था उद्देशिका। क्या आया था, उद्देशिका। मैंने बताया था उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो उद्देशिका इसको इसीलिए कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन पारित नहीं हुआ बशर्ते, लेकिन आगे जाकर जब पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को, इस कारण से उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं आगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों। ये अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो लगभग प्रस्तावना आपके समझ में आ जाएगी। प्रस्तावना में क्या है, तो प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, इसके हम अलग अलग पार्ट बना लेते हैं। प्रस्तावना में क्या है, इसके हम 4 पार्ट बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत, यहाँ दूसरा जो पार्ट है वो शासन के प्रकार, शासन के प्रकार। उसके पश्चात अगला जो पार्ट आता है वो है शासन के उद्देश्य, शासन के उद्देश्य, ठीक है। और उसके पश्चात क्रियान्वयन तिथि, क्रियान्वयन तिथि। यह है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है दोस्तों। संविधान में जो बातें निहित हैं वो इस प्रकार से हैं कि सत्ता का स्रोत क्या होगा, शासन के क्या प्रकार हैं, शासन के उद्देश्य किस प्रकार के हैं और क्रियान्वयन तिथि क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सत्ता का स्रोत। तो सत्ता के स्रोत में आपने प्रस्तावना में जो पहली पंक्ति है वो देखी होगी, पहली लाइन, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग, भारत को एक, इतना है, हम भारत के लोग, भारत को एक। ये जो लाइन लिखी हुई है वो सत्ता का क्या है दोस्तों, स्रोत माना जाता है, ठीक है। सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग इस अर्थ में देख सकते हैं। हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, तो संविधान का स्रोत और जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है, इसका मतलब ये है। तो पहली बात हम समझ गए होंगे, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, यही बात हमने जो ग्रहण की है वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। अमेरिका के संविधान में वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये लिखा हुआ है। हमारे जहाँ पर अमेरिका लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, भारत कर दिया है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक, ये बात भारत में संविधान का स्रोत या सत्ता का स्रोत माना जाता है। उसके पश्चात संपूर्ण प्रस्तावना यहीं पर हम देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको पूरी प्रस्तावना किस प्रकार से भारतीय संविधान में है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष
और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा, ये ध्यान रखेंगे आप। शासन के प्रकार किस प्रकार के हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। ये हमारे भारतीय शासन के वर्तमान में प्रस्तावना में क्या है, प्रकार दिखाए गए हैं दोस्तों। इनका हम एक एक का आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्या है, किस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्रम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस वर्तमान एग्जाम में आ रहे हैं वो इस प्रकार के क्रम में ही पूछ रहा है। निम्न शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4-5 शब्द देगा और उनको उल्टा सीधा करके आपके सामने रखेगा। आपको सही क्रम रखना है, तो सही क्रम इसी प्रकार का होगा। नंबर 1 पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 पर समाजवादी, 3 पर पंथ निरपेक्ष, 4 पर लोकतंत्रात्मक, 5 पर गणराज्य। उसके बाद में आगे देखिए शासन के उद्देश्य। शासन के उद्देश्य क्या है? उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या, देखिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ हम इसको थोड़ा लंबा देखेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए
समझ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा लंबा है, आप क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना जो पूरा वाक्य है इसके अंदर से किसी भी प्रकार से थोड़ा सा बस शब्दों का फेरबदल और वहीं पर प्रश्न क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, हमने शासन के उद्देश्य देखे हैं और उसके पश्चात एक जो पार्ट हमारा रह गया है वो है क्रियान्वयन तिथि। तो यहाँ पर हम शायद देख नहीं पाएंगे, नीचे इसको देख लेते हैं क्रियान्वयन तिथि, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ हम ध्यान देंगे क्रियान्वयन तिथि, चौथा पार्ट है क्रियान्वयन तिथि। वहाँ हम इसको विस्तार पूर्वक नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। नंबर 4 डाल देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, तो 3 हमने देख लिए हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक, ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत माना गया है। शासन के प्रकार में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये शासन के प्रकार हैं। शासन के उद्देश्य क्या हैं? उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। आगे जो बात आएगी वो किस में आएगी? क्रियान्वयन तिथि में। इसमें दे रखा है दृढ़ संकल्प होकर। क्रियान्वयन तिथि में क्या दे रखा है दोस्तों? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। आगे कोष्टक में लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी। ये ध्यान रखेंगे आप। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को एतत् द्वारा, एक शब्द और है, एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रस्तावना आपके सामने रख दी गई है। आप एक बार दो बार देखेंगे इसको तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। और वर्तमान में तो प्रस्तावना का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। अगर आपको ध्यान में हो, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, इन्होंने विद्यालयों में प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो आप भविष्य में एक भावी निर्माता राष्ट्र के बनने जा रहे हैं तो प्रस्तावना आपको विशेष रूप से ध्यान में रहनी चाहिए। शिक्षक बनने जा रहे हैं आप, तभी भावी पीढ़ी का सुदृढ़ रूप से निर्माण कर पाएंगे जब हमारे देश की प्रस्तावना आपके जेहन में पूरी तरह से बनी रहेगी, बसी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको प्रस्तावना पूरी
ऐसी की ऐसी ध्यान में आ गई होगी। आपको विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हमें किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में दर्शन कराती है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे आप। एक बार पुनः मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ इसको। प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, तो ये 4 बातें हैं। सत्ता का स्रोत क्या है, शासन के प्रकार, शासन के उद्देश्य, उसके बाद में क्रियान्वयन तिथि। सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, पहली लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग, भारत को, कि हम भारत के लोग हैं, भारत को क्या बनाना चाहते हैं, यही सत्ता का स्रोत है दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये शासन के प्रकार हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये बातें आएंगी। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय उपलब्ध करवाई गई है, 3 प्रकार की, दिख रही है आपको 3 प्रकार की, कौन कौन सी है, ये देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्रम भी ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं रखना है। जिस प्रकार से हमने यहाँ लिखा है उसी प्रकार से आप भी इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। और उसके पश्चात कितने प्रकार की समानता, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने देखा था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या हुई थी, पारित हुई थी दोस्तों। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे ये हम यहाँ पर अब देखते हैं क्रमबद्ध रूप से। यहाँ पर प्रश्न बनता है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के निर्माता कौन है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के निर्माता कौन है। तो ऑप्शन है आपके सामने, शायद आप कर पाएंगे। नंबर 1 पर संविधान सभा, नंबर 2 पर विधायी परिषद, नंबर 3 पर भारतीय जनता, नंबर 4 पर सर्वोच्च न्यायालय। बताएं आप किस प्रकार से इसका आंसर होगा। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भारतीय जनता। कौन है, भारतीय जनता। और इसका उदाहरण आपको मिलता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अगर आपको नहीं ध्यान में है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम भारत के लोग, ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक। कहने का मतलब जो कुछ हो रहा है प्रस्तावना में, ये संविधान सभा भारतीय लोगों के माध्यम से कर रही है। तो जो कहने का मतलब संविधान के निर्माता हैं वो कौन है, भारतीय जनता है। और इसी में संप्रभुता का सर्वोच्च निवास है, संप्रभुता का सर्वोच्च निवास, सर्वोच्च निवास, संप्रभुता का सर्वोच्च निवास कहाँ पर है, तो ये भी आप बताएंगे भारतीय जनता में। प्रस्तावना में जो बताया गया है संप्रभुता, इसका सर्वोच्च जो निवास है वो किस में है, भारतीय जनता में। ये लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं।
प्रस्तावना के अनुसार संविधान के निर्माता भारतीय जनता, और प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता का सबसे उच्च यानी सर्वोच्च निवास कहाँ है, तो वो भी कहाँ पर है दोस्तों, भारतीय जनता में। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से है, प्रस्तावना के अनुसार राष्ट्र का संबोधन किन आधारों पर है। किन आधारों द्वारा दृष्टिगत होता है, ऐसा प्रश्न बनता है। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। प्रस्तावना के अनुसार देश का संबोधन किन आधारों द्वारा दृष्टिगत होता है। तो अगर हम संपूर्ण प्रस्तावना को देखेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। देश का संबोधन किन आधारों पर है, तो देश का संबोधन एक तो यहाँ भारत दिख रहा है शायद आपको, उसके पश्चात दूसरा भी यहाँ पर क्या दिख रहा है, भारत दिख रहा है, और उसके पश्चात अगर हम देश का संबोधन आगे देखते हैं तो हमें एक शब्द और मिलेगा दोस्तों, राष्ट्र शब्द। कौन सा शब्द? राष्ट्र शब्द। तो ये तीन जो शब्द हैं वो देश के संबोधन के आधार के रूप में दृष्टिगत होते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा भारत और राष्ट्र। कई दोस्त केवल भारत और भारत ही देखते हैं। सीधा प्रश्न आता है, प्रस्तावना के अनुसार भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। कितनी बार हुआ है? 2 बार। भारत और भारत दिख रहा है आपको पहली लाइन में, हम भारत के लोग, भारत को एक, 2 बार हुआ है। लेकिन अगर देश का संबोधन पूछें किन आधारों द्वारा हमें दिखाई देता है, तो 3 आधारों के द्वारा दिखाई देता है। एक भारत, फिर दूसरा भारत, और तीसरा राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है। तो तीनों विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा और 4 ऑप्शन डालेगा, भारत, इसके अलावा बी आएगा भारत और भारत, तीसरा आ जाएगा फिर देश, भारत, उसके बाद में चौथा जाएगा भारत राष्ट्र। तो आपको प्राथमिकता देनी है किसको? भारत और राष्ट्र को। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का आएगा, प्रस्तावना के अनुसार देश की जनता को किन नामों से संबोधित किया गया है। देश की जनता को किन नामों से संबोधित किया गया है, बताएं। प्रस्तावना के अनुसार देश की जनता को किन नामों से संबोधित किया गया है, तो शायद वापस हम प्रस्तावना को देखते हैं। सबसे पहले आता है हम भारत के लोग, एक शब्द हो गया लोग। कहने का मतलब जनता के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रस्तावना में, पहला कौन सा आता है? लोग। उसके बाद में अगला जो शब्द आता है वो आता है नागरिक। कौन सा आता है? नागरिक शब्द, ये ध्यान रखेंगे। अगला शब्द कौन सा आता है? नागरिक। और उसके पश्चात अगला जो शब्द आएगा व्यक्ति। क्या आएगा दोस्तों? व्यक्ति। तो 3 शब्द हैं, तीनों ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना के अनुसार देश की जनता को किन किन नामों से संबोधित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 3 नाम हैं, एक लोग, एक नागरिक, इसके अलावा नागरिक, और व्यक्ति। जनता ध्यान नहीं रखेंगे, व्यक्ति शब्द। प्रस्तावना के अनुसार जनता को किन किन नामों से संबोधित किया गया है, तो लोग, नागरिक और व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है दोस्तों। ये विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है,
किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा प्रस्तावना में, डिटेल में बता रहा हूँ आपको। उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से बनेगा, प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय दी गई है। कितने प्रकार की न्याय, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। क्रम भी ध्यान रखेंगे आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, ठीक है। ये 3 प्रकार की न्याय भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना के अंदर मिली हुई है दोस्तों, ठीक है। अगर प्रश्न घुमाकर पूछ ले कि प्रस्तावना में निहित न्याय की पुनः पुष्टि निम्न में से किसमें होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना में निहित न्याय की पुनः पुष्टि निम्न में से किसमें होती है, और वहां पर आपको क्रमबद्ध रूप से दे देगा। क्या देगा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, उसके पश्चात 2 ऑप्शन और डाल देगा, उसमें आपको मूल कर्तव्य, उसके पश्चात उसमें आपको और कुछ या कह देगा मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों। तो आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना में जो हमें 3 प्रकार की न्याय मिली है उसकी पुनः पुष्टि होती है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में होती है दोस्तों। और अनुच्छेद 38 जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तब उसमें इसको संपूर्ण रूप से परिभाषित किया जाएगा। जो न्याय प्रस्तावना में मिली हुई है इसकी पुनः पुष्टि हम कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में। उसके बाद में आगे आता है अगला जो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप यहाँ बताएंगे 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को दी गई है। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता की पुनः पुष्टि किसमें होती है, तो पुनः पुष्टि आप बता देंगे, पुनः पुष्टि होती है अनुच्छेद 19 में। किसमें होती है, अनुच्छेद 19 में। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है ना, पुनः पुष्टि बता देंगे आप अनुच्छेद 19 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल की एग्जाम्स तक इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की, इसकी पुनः पुष्टि अनुच्छेद 38 में होती है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसकी पुनः पुष्टि अनुच्छेद 19 में होती है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का होगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता कितने प्रकार की समानता दी गई है। तो यहाँ हम इसको बताएंगे 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और इस बात की पुनः पुष्टि कहाँ होती है, इस बात की पुनः पुष्टि कहाँ होती है, तो पुनः पुष्टि आप यहाँ बताएंगे अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39, ठीक है। यह आता है मौलिक अधिकारों में और यह आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समानता, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना में दी गई समानता की पुनः पुष्टि
किन में होती है? अनुच्छेद 16 में और इसके अलावा अनुच्छेद 39 में। ठीक है, शायद मेरी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बताएं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। ठीक है, और ये कब से निर्धारित हुआ? 24 अप्रैल 1973। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारतीवाद में निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके पश्चात निश्चित हुआ कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संसद मौलिक ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, केवल आधारभूत संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकती, कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो आपको पता है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किसके बाद में? 24 अप्रैल 1973 में दिए गए निर्णय के पश्चात। और कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ? तो आप बताएंगे केवल एक बार, केवल एक बार। और ये कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ, लेकिन दोस्तों लागू हुआ था 3 जनवरी 1977। ठीक है, 3 जनवरी 1977। बोलचाल में हम इसको क्रमबद्ध लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं 1976, लेकिन ये लागू हुआ था 1977 में। तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार। और ये कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। और इसमें क्या किया गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन सा है? अखंडता। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन? एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मूल संविधान में प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। ये कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों। अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो ये आती है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो प्रस्तावना में नागरिकों के मध्य किस प्रकार के संबंधों की अपेक्षा की गई है? किस प्रकार के संबंधों की अपेक्षा, कि नागरिकों के मध्य किस प्रकार के संबंध रहेंगे, इसकी अपेक्षा की गई है। तो बताएं आप, प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के मध्य किस प्रकार के संबंधों की अपेक्षा की गई है? तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे गरिमामय और बंधुता आधारित, गरिमामय और बंधुता आधारित। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के बीच किस प्रकार के संबंधों की अपेक्षा की गई है, कि भारतीय नागरिक किस प्रकार के संबंधों को आपस में रखेंगे। तो गरिमामय और बंधुता आधारित
जो शब्दावली है ये भारतीय संविधान में नागरिकों के मध्य संबंधों को परिभाषित करती है। इसकी पुनः पुष्टि कहाँ होती है? पुनः पुष्टि तो आप ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्यों में। कहाँ होती है? मूल कर्तव्यों में। अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य हैं, इसकी पुनः पुष्टि होगी गरिमामय और बंधुता आधारित जो संबंध है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। वो ये है दोस्तों कि प्रस्तावना में क्या संकल्प लिया गया है? प्रस्तावना में क्या संकल्प लिया गया है? तो बताएं आप, प्रस्तावना में क्या संकल्प लिया गया है? प्रस्तावना में क्या संकल्प लिया गया है? तो देखिएगा यहाँ, राष्ट्र की व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो ये एक संकल्प लिया गया है प्रस्तावना में कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना। मेरे ख्याल से आप प्रस्तावना से जितने प्रकार के प्रश्न बनने चाहिए थे वो सभी प्रकार के प्रश्न आपने देखे हैं। शायद आपको समझ आई होगी कि किस प्रकार से आजकल एग्जाम्स में प्रश्न बनाए जा रहे हैं प्रस्तावना के अंदर से। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार किस प्रकार के प्रश्न बने हैं वो हम देख लेते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माता कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर हम बताएंगे भारतीय जनता। हम भारत के लोग जो शब्दावली है वो परिभाषित करती हैं। भारतीय जनता ही संविधान की क्या है? निर्माता है। और संप्रभुता का सर्वोच्च निवास भी किस में है? भारतीय जनता में है। और उसके पश्चात प्रस्तावना के अंदर देश का संबोधन किन आधारों द्वारा दृष्टिगत होता है? तो 3 आधार हैं, भारत और राष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है, भारत और भारत। अगर किन किन आधारों पर हुआ है, तो यहाँ पर 3 आधार, तीसरा और जुड़ेगा जिसमें राष्ट्र, और राष्ट्र हमारा क्या है? भारत है। भारतीय जनता को किन नामों से संबोधित किया गया है? तो 3 नाम हैं, लोगों के नाम से, नागरिकों के नाम से और व्यक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय दी गई है? तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसकी पुनः पुष्टि किस में होती है? अनुच्छेद 38 में होती है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की पुनः पुष्टि अनुच्छेद 19 में। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता भारतीय नागरिकों को मिली हुई है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। इसकी पुनः पुष्टि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 में होती है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ। ये भी कब, किस वाद में? केशवानंद भारतीयवाद में निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी पहले नहीं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल 1 बार। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, उसके बाद में प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के मध्य किन प्रकार के संबंधों की अपेक्षा की गई है? तो ये गरिमामय और बंधुता पर आधारित संबंध भारतीय नागरिकों के बीच में रहे, ऐसे संबंधों की अपेक्षा प्रस्तावना में की गई है, जिसकी पुनः पुष्टि होती है किसमें?
मूल कर्तव्यों में जो भाग 4 क यानी अनुच्छेद 51 क में निहित है। प्रस्तावना में क्या संकल्प लिया गया है, तो यह आप बता देंगे, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना। ये प्रस्तावना में क्या किया गया है दोस्तों, एक प्रकार का संकल्प लिया गया है। मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको जितनी प्रस्तावना पढ़ाई है उसमें नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। नए तथ्यों के साथ में प्रस्तावना हमने यहाँ पर पढ़ी है। आप इसी प्रकार से अपने शिक्षण को जारी रखें। तो अभी की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे जो प्रस्तावना बच गई इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब हम और कौन कौन सी बातें, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे।